मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे बेटा। देखो डियर, हम लोगों ने कल एक चैप्टर कंप्लीट किया था अकाउंट का, दैट वाज अकाउंटिंग इक्वेशन, 6th चैप्टर। बहुत अच्छा चैप्टर था और मैंने आपको बताया था कि ये हमारे अकाउंटिंग का एक बेस है। अब इसके बाद, हालांकि कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो जर्नल का स्टार्ट करेंगे, लेकिन जर्नल का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक 7 चैप्टर और कंप्लीट करवा रहा हूँ। हालांकि वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जैसे ट्रांजिशन को रिकॉर्ड करने के लिए 2 प्रकार की अप्रोच होती है। एक होती है अमेरिकन अप्रोच, जो मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ाया था, और दूसरी होती है ब्रिटिश अप्रोच, जो कि हम 7 चैप्टर के थ्रू सीखेंगे। तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज 7th चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। देखो बेटा, वैसे तो ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है अकाउंटिंग का। और इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग की जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ब्रिटिश अप्रोच, हाउ टू रिकॉर्ड द डिफरेंट ट्रांजिशन अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश अप्रोच, वो सीखने जाएंगे। ठीक है, देखो बेटा, एक्चुअल में किसी भी ट्रांजिशन को जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो वो अकाउंटिंग कहलाता है। और अकाउंटिंग के 2 सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम होता है सिंगल एंट्री सिस्टम और एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। देखो, जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है वो अकाउंटिंग का एक इनकम्प्लीट सिस्टम होता है, और रेयरली कुछ ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि डबल एंट्री सिस्टम के एक्सपेंसेस को बियर नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते, वो लोग उस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि मोस्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, और इस सिस्टम का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। देखो, ये जो सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इट वाज डेवलप्ड इन 1494। ये जो सिस्टम है ये 1494 में सबसे पहले डेवलप हुआ था, और इसको डेवलप किया था लूका पैसियोली ने। लूका पैसियोली ने अकाउंटिंग का ये सिस्टम डेवलप किया था, और दिस सिस्टम इज सच ए इंपॉर्टेंट सिस्टम, एंड ड्यू टू दिस लूका पैसियोली इज कंसीडर्ड टू बी फादर ऑफ अकाउंटेंसी। अगर हम लोग जनरली एक बात पूछते हैं कि हु इज कंसीडर्ड टू बी फादर ऑफ अकाउंटेंसी, तो हम लोग उनके लिए लूका पैसियोली का नाम लेंगे, बिकॉज उन्होंने अकाउंटिंग के एक सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम को डेवलप किया था जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अब देखो, ये तो हम डबल एंट्री सिस्टम के ओरिजिन के बारे में बात कर रहे थे। अब एक्चुअल में डबल एंट्री सिस्टम है क्या? ये चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर है, हर एक स्टूडेंट को इसके नोट्स बनाने हैं। तो जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ उसके नोट्स आप लोग सेल्फ नोट्स बनाएंगे, खुद बनाएंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। देखो बेटा, हमारे पास सबसे पहले एक टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग क्या है? लूका पैसियोली ने जो डबल एंट्री सिस्टम डेवलप किया था, उस सिस्टम का मीनिंग क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है? तो देखिए बेटा, डबल एंट्री सिस्टम के मीनिंग में आप क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, ईच एंड एवरी ट्रांजिशन ऑलवेज अफेक्ट्स 2 अकाउंट। यानी कि डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हर एक ट्रांजिशन हमेशा 2 अकाउंट को इफेक्टेड करता है। पहले आप लोग समझिए, देखो ये सिस्टम क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ईच एंड एवरी ट्रांजिशन ऑलवेज अफेक्ट्स 2 अकाउंट। हर एक ट्रांजिशन हमेशा 2 अकाउंट को इफेक्टेड करता है, इन विच वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर अकाउंट इज क्रेडिटेड। यानी कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हर बिजनेस ट्रांजिशन का हमेशा 2 अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में भी पढ़ा था, जैसे कि आप लोगों ने अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग भी समझा है। मैं अगर आपको कहता हूं कि मशीनरी परचेज फॉर ₹10,000, तो आपने ये देखा कि अगर हमने 10,000 रुपीज की मशीनरी परचेज की है तो उसका इफेक्ट किस किस पर पड़ता है? एक इफेक्ट पड़ता है कैश के ऊपर, और उसी का दूसरा इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? मशीन के ऊपर पड़ता है। तो अगर आपने 10,000 की मशीनरी परचेज की तो एक इफेक्ट पड़ गया कैश के ऊपर, एक इफेक्ट पड़ गया मशीन के ऊपर। स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश,
एक इफेक्ट पड़ गया कैश के ऊपर, एक इफेक्ट पड़ गया कैपिटल के ऊपर, सैलरी पेड सैलरी के ऊपर और कैश के ऊपर। तो कहने का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन ऑलवेज अफेक्ट्स टू अकाउंट इन विच वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो आप इसमें यही लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू मीन बाय डबल एंट्री सिस्टम, तो इसमें आपको क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन ऑलवेज अफेक्ट्स टू अकाउंट्स इन विच one account is debited and other account is credited, जिसमें से हम एक अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं तो दूसरे अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, दिस इज द मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स भी बोल देते हैं, और इसको प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम भी बोला जाता है। तो देखो बेटा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी फीचर्स क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है। तो देखो बेटा, अगर हम डबल एंट्री सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो नोट्स के रूप में आपने हेडिंग बना ली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। उसमें फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे, फर्स्ट हेडिंग आपका बनेगा एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट्स। एवरी ट्रांजैक्शंस, फर्स्ट हेडिंग बनेगा एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट्स। देखो, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज दैट अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन ऑलवेज अफेक्ट्स टू अकाउंट। हर एक ट्रांजैक्शन हमेशा दो अकाउंट को ही अफेक्टेड करता है। ठीक है, एवरी ट्रांजैक्शन ऑलवेज अफेक्ट्स टू अकाउंट्स। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर करते थे, उस चैप्टर में मान लो मैंने कहा कि गुड्स परचेज फॉर ₹10,000 इन कैश एंड 20,000 इन क्रेडिट, तो उसका इफेक्ट कैश पे भी पड़ता था, स्टॉक पे भी पड़ता था और क्रेडिटर के ऊपर भी पड़ता था, तीन पे पड़ता था। लेकिन एक्चुअली में वो तीन इफेक्ट नहीं होते, हर एक ट्रांजैक्शन हमेशा दो चीजों पर इफेक्ट डालते हैं। ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैव ए इम्पैक्ट ओनली ऑन टू अकाउंट्स। वो जो ट्रांजैक्शन थे उन ट्रांजैक्शन में दो एंट्रियों को कंपाउंड किया जाता है, जिसको हम लोग जर्नल वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे। तो इसलिए पहला रूल तो ये ध्यान रखना, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये ध्यान रखना कि अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन ऑलवेज अफेक्ट्स टू अकाउंट्स इन विच वन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड अदर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। जिसके अकॉर्डिंग हम लोग एक अकाउंट को अगर डेबिट करते हैं तो उसी के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इन विच one account will be debited and other account will be credited। ठीक, उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है that is recording of both personal and impersonal एस्पेक्ट। देखो बेटा, डबल एंट्री सिस्टम की जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट। यानी कि किसी भी ट्रांजिशन में दो प्रकार के एस्पेक्ट बिलोंग करते हैं, पर्सनल एस्पेक्ट और इम्पर्सनल एस्पेक्ट। देखो, दो प्रकार के एस्पेक्ट होते हैं किसी भी ट्रांजिशन में, एक होता है पर्सनल एस्पेक्ट और दूसरा होता है इम्पर्सनल एस्पेक्ट। पहले तो आप पर्सनल और इम्पर्सनल को समझो। देखो, किसी भी ट्रांजिशन की वजह से हमारे जो अकाउंट इफेक्टेड होते हैं ना, उन अकाउंट के दो ग्रुप होते हैं, आइदर दोज अकाउंट आर रिलेटेड टू एनी पर्सन और दोज अकाउंट आर नॉट रिलेटेड टू एनी पर्सन। अगर जो अकाउंट इफेक्टेड होते हैं वो किसी पर्सन से बिलोंग करते हैं, जैसे मैंने ये कहा
कैश गिवन टू राम ₹5,000। भाई मैंने 5,000 रुपए राम को दिए। तो आप ये देखोगे कि इस ट्रांजेक्शन में दो चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। एक इम्पैक्ट तो आपका पड़ रहा है राम के ऊपर और दूसरा इम्पैक्ट आपका किसके ऊपर पड़ रहा है? कैश के ऊपर पड़ रहा है। दो चीजों पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, राम और कैश के ऊपर। तो राम तो एक होता है पर्सनल अकाउंट और जो कैश है वो पर्सन नहीं है बल्कि वो क्या है? इम्पर्सनल। तो हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम each and every transaction may affect personal and impersonal account. Both the aspect of transaction, whether it is personal or impersonal, will be recorded in books of account. ठीक है, आप इसमें क्या लिखेंगे कि in each and every transaction, both personal and impersonal account may be affected. यानी कि both personal और impersonal account के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। In books of account, both the aspect, whether it is personal or impersonal, will be recorded in books of account. यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी भी ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट को लिखा जाता है, whether it is personal और it is impersonal। चाहे वो एस्पेक्ट पर्सनल एस्पेक्ट हो, चाहे वो impersonal एस्पेक्ट हो, जिस भी एस्पेक्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, that will be recorded। ठीक, इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, that is recording is made according to specified rules। थर्ड पॉइंट है recording is made as per some certain rules। देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि भाई रिकॉर्डिंग इज मेड एज पर सम सर्टेन रूल्स। यानी कि जब हम किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्डिंग इज मेड एज पर सम सर्टेन रूल्स। रिकॉर्डिंग हम कुछ निश्चित रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। तो इस पॉइंट पे आप क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम देयर आर सम डेफिनेट रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। हालांकि वो रूल्स अभी हमने नहीं पढ़ा, डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप ये बात को ध्यान रखो कि डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग इफ वी हैव टू रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शन इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट इट विल बी रिकॉर्डेड एज पर सम सर्टेन रूल्स। इसकी रिकॉर्डिंग हम किसी न किसी सर्टेन रूल्स के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो आप ये लिखेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम हैव इट्स ओन प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। एनी ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर दीज रूल्स। यानी कि किसी भी ट्रांजेक्शन को अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है तो इट विल बी रिकॉर्डेड एज पर दीज सर्टेन रूल्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है बेटा प्रिपरेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखो बेटा ये जो वर्ड मैंने आपके सामने लिखा है ट्रायल बैलेंस, इसका आगे जाकर कंप्लीट एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही ट्रायल बैलेंस। अब ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है पहले तो इस चीज को समझो। देखो जैसे हम लोग अकाउंटिंग का काम करते हैं या किसी भी ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो आपको ये बात तो अच्छी तरीके से पता है कि एक बिजनेस में एक साल के दौरान हजारों ट्रांजेक्शंस होते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर। ठीक है, अब देखो उन सभी ट्रांजेक्शन को आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो और वेरियस इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हो। लेकिन एक छोटी सी बात है कि वी ऑल आर सिंबल ऑफ मिस्टेक्स। भाई हम लोग क्या हैं? ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है, प्राणी है और गलती हमसे ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप लोग सभी मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज ए सिंबल ऑफ मिस्टेक। हम लोग गलतियों का पुतला है, हम लोगों से मिस्टेक जरूर होती है। अब मान लो मैंने जैसे राम को 10,000 रुपीज दिए, बाय मिस्टेक 10,000 की जगह वहां पे 1 लाख रुपीज लिखा गया। ऐसा पॉसिबल है ना? तो अब आप देखो कि गलती हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि टाइमली उन मिस्टेक को फाइंड आउट करना और उन मिस्टेक को रेक्टिफाइड करना, यानी कि गलतियों का पता करके उन गलतियों का सुधार करना, उनको रेक्टिफाइड करना। तो देखो अकाउंटिंग में हमसे किसी प्रकार की मिस्टेक तो नहीं होगी,
इसको फाइंड आउट करने के लिए आप लोग एक स्टेटमेंट बनाओगे जिसका नाम होगा ट्रायल बैलेंस। जिसका क्या नाम होगा? ट्रायल बैलेंस। ये किस लिए बनाया जाता है? टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स इन अकाउंटिंग वर्क, ठीक है। लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाना तभी पॉसिबल है व्हेन वी आर फॉलोइंग द डबल एंट्री सिस्टम। मैंने बताया अकाउंट के दो सिस्टम होते हैं, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। अगर आप लोग सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहे, जो आगे जाकर सीखोगे आप लोग, तो उसकी सहायता से आप लोग ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते। ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली व्हेन वी आर फॉलोइंग द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो आप इस पॉइंट में क्या लिखेंगे कि टू फाइंड आउट द अरिथमेटिकल मिस्टेक इन अकाउंटिंग वी प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। यानी कि गलतियों का पता करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज पॉसिबल ओनली अंडर द डबल एंट्री सिस्टम। यानी कि डबल एंट्री सिस्टम के अंडर ही ट्रायल बैलेंस बनाना पॉसिबल है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। देखो बेटा, ये सारी डबल एंट्री सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। अब आपकी बुक में कैरेक्टरिस्टिक्स के जस्ट बाद में आपको दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट और उनके रूल्स, जो कि हम इस चैप्टर के सबसे लास्ट में करवाते हैं, ठीक है। पहले हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के ही टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो बेटा, आप लोगों ने सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग लिख लिया, डबल एंट्री सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख ली। अब इसके बाद हम लोग डबल एंट्री सिस्टम का ही नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो अभी मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, वो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम डबल एंट्री सिस्टम को ही कंप्लीट करेंगे। तो डबल एंट्री सिस्टम में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, उस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसको दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी कहा जाता है, कॉजेज ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम। देखो बेटा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसको कुछ लैंग्वेज में कहा जाता है कॉजेज ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की डेट में अकाउंटिंग के दो सिस्टम होते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। लेकिन अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करें तो बहुत कम बिजनेसमैन होते हैं जो सिंगल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। अगर हम 100 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, 100 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो आउट ऑफ 100 मुश्किल से 5% लोग ऐसे होते हैं, 5% बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो सिंगल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। बाकी के जो 95% लोग होते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई द डबल एंट्री सिस्टम इज सो मच पॉपुलर, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इससे हमें क्या फायदे मिलते हैं। तो देखो, अगर हम डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस की बात करें तो इसके एडवांटेजेस में हेडिंग बनाना है आपको, एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, और उसमें आपको फर्स्ट हेडिंग बनाना है, दैट इज साइंटिफिक सिस्टम। देखो बेटा, डबल एंट्री सिस्टम की पॉपुलैरिटी के जो रीजंस हैं, उन रीजन में पहला रीजन है कि डबल एंट्री सिस्टम इज ए साइंटिफिक सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का एक साइंटिफिक सिस्टम। अब बात आती है कि जी साइंटिफिक सिस्टम आप किसे कहते हो। साइंटिफिक सिस्टम का मतलब होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चले। आप लोग खुद बताइए, आप लोग उस चीज को ज्यादा पसंद करोगे जो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलती है, या उस चीज को ज्यादा पसंद करोगे जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती। नो डाउट, जो चीज रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चले वो चीज ज्यादा पॉपुलर मानी जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि देखो डबल एंट्री, अच्छा साइंटिफिक सिस्टम किसे कहते हैं, जो प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होते हैं,
डबल एंट्री सिस्टम में किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अपने आप में खुद के कुछ प्रिंसिपल्स हैं विच आर टू बी फॉलोड, जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, इसलिए हम डबल एंट्री सिस्टम को एक साइंटिफिक सिस्टम मानते हैं। तो आप लोग इसमें क्या लिखेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम इज ए साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट, देयरफॉर इट बिकॉज double entry system is a scientific system of recording the transaction in books of account because this system have its own principle and rules to record the transaction. This system have its own rules and principles to record the transaction. ठीक है, तो पहली बात तो हो गई साइंटिफिक सिस्टम की। दूसरे इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सेकंड एडवांटेज आता है प्रिपरेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखो बेटा, डबल एंट्री सिस्टम के पॉपुलैरिटी के जो रीजंस हैं उसमें एक रीजन ये भी आता है प्रिपरेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। अभी मैंने आपको बताया कि भाई अकाउंटिंग में हम डिफरेंट ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी भी ट्रांजेक्शन को अगर हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो देयर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक। वहां पे मिस्टेक की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है। मिस्टेक हो जाना बड़ी बात नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है मिस्टेक को टाइमली फाइंड आउट करना और उस मिस्टेक को रेक्टिफाइड करना, उस मिस्टेक को का सुधार करना, ठीक है। तो देखिए, मिस्टेक को फाइंड आउट करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है ट्रायल बैलेंस, एंड इट इज पॉसिबल ओनली अंडर द डबल एंट्री सिस्टम। देखो, वही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी मिस्टेक को फाइंड आउट करने के लिए ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं हु आर फॉलोइंग द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जो कि अकाउंटिंग के डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि टू फाइंड आउट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग वी प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। भाई, हमारी अकाउंटिंग की अरिथमेटिकल मिस्टेक को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, एंड preparations of trial balance is possible only under the single double entry system if we are following the double entry system of accounting we can easily prepare our trial balance। अगर हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग आसानी से ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं टू फाइंड आउट द अरिथमेटिकल मिस्टेक, किसी भी प्रकार की अरिथमेटिकल मिस्टेक को फाइंड आउट करना, ठीक। उसके बाद तीसरा जो इसका पॉइंट है दैट इज कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। देखो बेटा, डबल एंट्री सिस्टम का एक एडवांटेज ये भी होता है कि अंडर डबल एंट्री सिस्टम वी मेंटेन द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। देखो, अगर हम अपने अकाउंट में अकाउंटिंग के डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो देन वी कैन मेंटेन द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। हम लोग हर एक ट्रांजेक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस कंप्लीट रिकॉर्ड का एडवांटेज क्या, फायदा क्या है। देखो, दिस कंप्लीट रिकॉर्ड कैन बी यूज एज ए प्रूफ, एज ए एविडेंस इन केस ऑफ फ्यूचर कंटीजेंसी। अगर फ्यूचर में किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है, कोई भी लड़ाई झगड़ा क्रिएट होता है, तो आप उस रिकॉर्ड को एक प्रूफ के रूप में प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि लाइक मान लो आपका कोई कस्टमर है, वो आपके साथ डेली ट्रांजेक्शन करता है, कभी 5000 का सामान परचेज करता है, कभी 10 का, कभी 2 का, कभी 3 का, कभी 4 का। बीच में आकर कभी वो 5000 डिपॉजिट करवाता है, कभी 10,000। एक दिन आकर वो कहता है कि जी आपको और मेरा क्या हिसाब किताब है, बता दो, एक बार क्लियर कर देते हैं। आपने उस कस्टमर को ये कहा कि भाई मैं आपके 50,000 रुपीज मांगता हूँ, और वो कस्टमर कहते हैं नहीं जी आप गलत बोल रहे हो, आप तो मेरे केवल 20,000 रुपीज मांगते हो। आपके और कस्टमर के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट होगा। अब बात आती है कि उस डिस्प्यूट का सेटलमेंट कैसे होगा। इसकी सर्विस, if you are following the double entry system of accounting, you have maintained the complete record of all the transaction। आपके पास सभी ट्रांजेक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, and this record can be used as a evidence। आप उस कस्टमर के सामने प्रेजेंट कर सकते हो कि भाई ये देख, ये तुम्हारे और मेरे बीच के ट्रांजेक्शंस हैं, इन ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग
हमारा 50,000 का हिसाब निकल रहा है। अगर तुम सही हो तो तुम अपनी बात को प्रूव करके दिखा दो, नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग तो 50,000 का हिसाब। क्लियर है ना? तो आप इस पॉइंट में क्या लिखेंगे कि इन डबल एंट्री सिस्टम देयर इज कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन इज मेंटेन, यानी कि कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज मेंटेन। दिस रिकॉर्ड कैन बी यूज्ड एज ए एविडेंस इन केस ऑफ एनी फ्यूचर कंटीजेंसी, यानी कि इस रिकॉर्ड को आप एक एविडेंस के रूप में यूज कर सकते हो इन केस ऑफ एनी फ्यूचर कंटीजेंसी, फ्यूचर की किसी भी कंटीजेंसी की सिचुएशन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिपरेशंस ऑफ प्रीडिगेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो, प्रिपरेशंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो बेटा, डबल एंट्री सिस्टम के हम लोग बात कर रहे थे एडवांटेजेस की। तो देखो डबल एंट्री सिस्टम के जो एडवांटेजेस हैं, उन एडवांटेजेस में एक एडवांटेज आता है प्रिपरेशंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना। देखो जैसे कि याद हो आप लोगों को, जब मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था इंट्रोडक्शंस टू अकाउंटिंग, और उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक लिया था कि व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि एवरी बिजनेसमैन एट द एंड ऑफ ईयर वांट टू नो अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस अर्न ड्यूरिंग द ईयर। हालांकि और भी पढ़ाया था कि वो फाइनेंशियल पोजीशन को भी जानना चाहता है और भी कई अदर इंफॉर्मेशन जानना चाहता है, लेकिन उस केस में मैंने एक बात जरूर बताई थी, और आप लोग भी खुद भी समझदार हो कि कोई भी बिजनेसमैन जब किसी बिजनेस को ऑपरेट करता है, किसी बिजनेस को चलाता है, तो एट द एंड ऑफ ईयर ही वांट टू नो दैट हाउ मच प्रॉफिट ही हैज अर्न ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। भाई कोई भी बिजनेसमैन ये बात जरूर जानना चाहता है कि उसने एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान कितने का प्रॉफिट या लॉस अर्न किया, उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है या कितने का लॉस हो रहा है। अब देखो, अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है, इफ वी वांट टू नो अबाउट द प्रॉफिट और लॉस अर्न ड्यूरिंग द ईयर, तो उसके लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिसका नाम क्या होता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये बात ध्यान रखना कि द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए you should have the complete record of all the business transaction which is possible only under double entry system। तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि in double entry system we maintain the complete record of all the expenses and all the income। Under double entry system we maintain the complete record of all the expenses and all the income। Therefore we can easily prepare our profit and loss account to find out the profit and loss earned during the year। यानी कि हम लोग आसानी से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस अर्न ड्यूरिंग द ईयर। साल के दौरान होने वाले प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करना। ठीक है बेटा, उसके बाद अगला पॉइंट आता है दैट इज नॉलेज अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन। knowledge about financial position। देखो बेटा, डबल एंट्री सिस्टम के जो एडवांटेजेस हैं, उन्हीं एडवांटेज में एक एडवांटेज आता है नॉलेज अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन। अब आप लोग ये फाइनेंशियल पोजीशन वर्ड भी बहुत बार यूज कर सकते हैं, कर चुके हैं। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है द पोजीशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हमारे बिजनेस में एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी की जो पोजीशन होती है उसे फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। ठीक है, एंड एवरी बिजनेसमैन जर्नली एट द एंड ऑफ ईयर वांट टू एसेटेन। व्हाट एसेटेन का मतलब होता है जानना, टू नो। Every businessman at the end of a financial year want to ascertain its financial position। हर एक बिजनेसमैन एक फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग के ऊपर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को एसेटेन करना चाहता है, जानना चाहता है। He can ascertain his financial position with the help of double entry system by preparing the balance sheet। आप सभी को पता है कि अगर हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को एसेटेन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट।
और बैलेंस शीट कब बन सकती है? ओनली थ्रू द डबल एंट्री सिस्टम। तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि अंडर डबल एंट्री सिस्टम वी मेंटेन द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटी। We maintain the complete record of assets, capital and liability, and with the help of these balances we can prepare our balance sheet to ascertain our financial position. यानी कि with the help of balances of capital, liability and assets we can prepare the balance sheet to ascertain our financial position. अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम लोग कैपिटल, लायबिलिटी और एसेट्स के बैलेंसेस की सहायता से बैलेंस शीट बना सकते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद अगला पॉइंट आता है नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन। बेटा ये पॉइंट ना लिखें क्योंकि वैसे तो 5 या 6 पॉइंट बहुत होते हैं। देखो नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन में ये इंफॉर्मेशन तो आएगी जब आपने 2 इंफॉर्मेशन P&L और फाइनेंशियल पोजीशन बता दी तो फिर तीसरा पॉइंट बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए दैट इज लेस पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। देखो बेटा लेस पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। देखो डबल एंट्री सिस्टम में एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है वो होता है द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड इज अवॉइडेड। यानी कि किसी भी प्रकार के फ्रॉड की पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। ठीक है। इसमें सीधा सीधा आप लिख देंगे कि इन डबल एंट्री सिस्टम वी मेंटेन द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन, देयरफॉर एनी टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड इज अवॉइडेड। यानी कि इस सिस्टम में हम लोग सभी ट्रांजैक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, देयरफॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी टाइप ऑफ फ्रॉड इज अवॉइडेड इन दिस सिस्टम। यानी कि इस सिस्टम में किसी भी प्रकार की फ्रॉड की पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट किया जाता है, खत्म किया जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज लीगल अप्रूवल। देखो नेक्स्ट 7th पॉइंट है दैट इज लीगल अप्रूवल। अब बात आती है लीगल अप्रूवल। लीगल अप्रूवल का मतलब क्या हुआ? देखो जैसे आप लोगों को पता है कि कोई भी बिजनेसमैन एट द एंड ऑफ ईयर गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। जो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको अपने अकाउंट गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करने पड़ते हैं टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी। ठीक है। तो देखिए गवर्नमेंट भी केवल उन्हीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को अप्रूव करते हैं विच आर बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। अगर हमने अपने अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम के ऊपर बनाए हैं तो दे आर नॉट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि द अकाउंट्स प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम्स आर लीगली अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि जो अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम के बिहाफ के ऊपर बनाए जाते हैं, दोज अकाउंट व्हिच आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम आर लीगली अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि उन अकाउंट को गवर्नमेंट के द्वारा लीगल अप्रूवल मिलती है। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है दैट इज कंपैरेटिव स्टडी। नेक्स्ट जो एडवांटेज है दैट इज कंपैरेटिव स्टडी। अब देखो ये पॉइंट भी हम लोग पहले कई बार पढ़ चुके। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब क्या होता है? Every businessman want to make a comparative study of its business result with other firms' result or with its own past year results। यानी कि हर एक बिजनेस फर्म अपने बिजनेस रिजल्ट का कंपैरिजन दूसरी फर्मों के रिजल्ट से या अपने ही पास्ट ईयर रिजल्ट से करना चाहते हैं। ठीक है। ताकि उसको ये पता चले एज कंपेयर टू अदर फर्म वो मार्केट में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, एज कंपेयर टू अदर फर्म्स मार्केट में उसकी पोजीशन क्या है, एज कंपेयर टू इट्स ओन पास्ट ईयर रिजल्ट्स वो प्रोग्रेसिव है या नहीं। एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी हैव मेंटेन द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन व्हिच इज पॉसिबल ओनली अंडर द डबल एंट्री सिस्टम। तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि इन डबल एंट्री सिस्टम वी मेंटेन द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन। हम सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। देयरफॉर ए बिजनेस फर्म can make a comparative study of its business result with other firms' result or with its
ओन पास्ट ईयर रीजन्स। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा सफिशिएंट है 8 पॉइंट, वैसे अगर एग्जाम में भी आता है तो 5 पॉइंट्स या 6 पॉइंट्स से ऊपर नहीं आता, आपके लिए 8 पॉइंट्स हो गए। देखो ये हमारे पास टॉपिक था एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू वो टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।